हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मापन मेजरमेंट चैप्टर को। जैसे कि आप सभी को पता है, सिलेबस में अगर आपने देखा है तो सेकंड नंबर का टॉपिक ही आपका मापन का है, जिसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बट एग्जामिनर आपसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें ना पूछते हुए यहाँ पर थोड़ा सा उसको टफ पूछता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास 11 की बुक से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, उनको यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। नोट्स आप ज़रूर से बनवा लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है साइंस टेस्ट सीरीज़, तो आप सभी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आ चुकी है। 10 टेस्ट हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लास जो भी क्लास हो रही है उसके नोट्स रहेंगे, और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी समरी मिल रही है, उसके साथ एमसीक्यूज़ यहाँ पर मिल रहे हैं, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस होती रहे। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो भी आपका स्पेशल टॉपिक होगा उसके यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको साइंस टेस्ट सीरीज़ में मिल रही है। यदि आप डेमो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी ये सीरीज़ है और एनसीईआरटी समरी हमने कैसे प्रोवाइड करी है, तो ज़रूर से आप ऐप पर आइए, ऐप को विजिट करिए। वहाँ पर डेमो क्लासेस भी हैं, फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं मानक सेकंड से, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है कि लंबाई का मात्रक क्या है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, आयतन का फॉर्मूला क्या है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। अब जो एग्जाम में आपसे पूछा गया या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल भी हम लोग कवर करेंगे जो कि इस वाले चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा है मानक सेकेंड दिख रहा है। तो 1 सेकेंड बहुत कम समय अंतराल होता है ना। 1 सेकेंड अगर आप कंसीडर करें तो ये जस्ट एक हो गया, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि 1 सेकेंड, है ना। तो ये बहुत कम समय अंतराल का होता है, जिससे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9,192,631,770 बार ये क्या करता है, कंपन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको बस एक नंबर ध्यान रखना है कि कितनी बार कंपन, कितनी बार वाइब्रेशन हो जाता है किसमें, केवल 1 सेकेंड के अंदर, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर 1 सेकेंड भी बहुत मायने रखता है, और हमारा भी एक एक सेकेंड बहुत कीमती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मात्रक और मापन में हम लोग कुछ चीज़ें डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वी ऑल नो कि वर्क की जो यूनिट होती है जूल होती है। इसके अतिरिक्त उसको न्यूटन मीटर भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब न्यूटन मीटर, अगर आप न्यूटन की यूनिट देखें कि 1 न्यूटन में कितने होते हैं, तो किलोग्राम, अगर न्यूटन की यूनिट देखें तो किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट है ना। और अगर आप देखें तो कार्य में क्या करना है, आपको 1 मीटर और ऐड कर देना है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट बन जाएगी। ये यूनिट आपको क्यों याद रखनी, क्योंकि आपको विमी सूत्र याद करना है ना, कि किसका MLT-1 है, किसका MLT-2 है, वो वाली चीज़ें। तो इसके लिए आपको ये सारी यूनिट पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने वो सारे विमी सूत्र आपको एक्सप्लेन करें, तो वो चीज़ें आपको भी पढ़नी है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक वीडियो की लिंक जो है मैंने पिन करी हुई है, वहाँ से आप विमी सूत्र भी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, तो जूल का मात्रक आपने देख लिया, कार्य का मात्रक जूल होता है और न्यूटन मीटर होता है। जूल का मात्रक मूल मात्रकों के पदों में देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो किलोग्राम आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी पूरी यूनिट आ जाएगी कि ml² T-2, ये आपका कार्य की यूनिट हो गई। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसे ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, वो कौन सी 7 है वो अभी अपन पढ़ लेंगे। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, यानी कि m0L T-2। अब ये कैसे निकालते हैं, ये पूरा आप वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना। बल जो है, फोर्स एक सदिश राशि है, जबकि कार्य एक अदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। आवृत्ति की इकाई कितनी होती है, हर्ट्ज में होती है। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, डायोप्टर में मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो पद्धति देख लेते हैं मापन की, कौन कौन सी पद्धति होती है। CGS, C फॉर सेंटीग्राम, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर किया जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो चाल की CGS यूनिट क्या हो जाएगी, देखो लंबाई को काय में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, है ना। और चाल की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग समय को किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब MKS की बात कर लेते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो अगर आपसे सब पूछा जाए चाल की MKS यूनिट क्या है, तो आप देख लीजिए मीटर में मेजर किया जाता है
है ना। चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बाय समय होता है। दूरी को आप किस में मेजर करें, मीटर में, और समय को आप सेकंड में मेजर करें तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर आता है FPS यूनिट, ठीक है। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में। तो चाल का क्या हो जाएगा, फुट बाय सेकंड हो जाएगा। इस ब्रिटिश प्रणाली के नाम से, इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, फुट, पौंड एंड सेकंड। जो नाम है वही आंसर है, FPS मतलब फुट, पौंड एंड सेकंड। CGS का ऐसा हो गया, है ना, MKS का हो गया। तो इस तरीके से सबसे मेन है जो वैलिड है या जिसको अभी मेजर किया जाता है, ऐसा ही पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। यह मापने की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह पद्धति सन 1967 में नापतोल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई। तब से यही पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कर ली गई और उसमें 7 अलग अलग चीज़ों को मेंशन किया गया है। 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है। पहले मूल मात्रक देख लेते हैं। लंबाई, जिसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे और इसका संकेत एम होगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी सिंबल होगा। समय सेकंड एस, विद्युत धारा एम्पियर ए में, ताप केल्विन में, टी में, पदार्थ की मात्रा को मोल में MOL से प्रदर्शित करेंगे। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और CD से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये 7 मूल मात्रक है। इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट इनको बोला जाता है, ठीक है। अब पूरक 2 होती है। एक तो होता है कोण, जिसको रेडियन इसका मात्रक है और संकेत RAD है ना, और घन कोण स्टेरेडियम है और इसका संकेत SR है, ठीक है। तो ये मूल मात्रक और पूरक राशियां हो गई। अब देखो, अब व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं। ये तो मेन राशि हो गई, है ना, मूल राशियां जिसको बोल रहे हैं। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जो मूल राशियों से बनती है, मतलब उससे उत्पन्न हुई है। वह सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हुई है, व्युत्पन्न राशियां यहाँ पर कहलाती है, एवं इनके मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब आप ये देख लो कि चाल जो है एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये किससे बनी है, मूल राशियों से मिलकर बनी है ना। जो मेन यूनिट है, जैसे लंबाई, जैसे कि अपना मीटर और इन सब से मिलकर बनी है ना, तो ये चाल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई, है ना। जैसे कि आप ये देख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। इनसे मिलकर बना है, समय T से, डिस्टेंस दूरी से मिलकर बना है। तो चाल अपने आप में क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि बात हो गई। अब त्रुटि के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप पूर्णतया शुद्ध नहीं होती है। भौतिक राशि की वास्तविक माप तथा किसी यंत्र द्वारा मापी गई माप में अंतर होता है। देखो, यहाँ पर बोला गया कि भौतिक राशि अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, वो एक्यूरेट नहीं होती। उसकी जो रियल वैल्यू होती है और जिस यंत्र के द्वारा आप उसको माप रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और उसी डिफरेंस को हम लोग त्रुटि या फिर एरर यहाँ पर बोलते हैं। तो बेसिकली त्रुटि 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी होती है यहाँ पर रैंडम एरर, ठीक है। अब क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, वो त्रुटि जो किसी एक दिशा धनात्मक या ऋणात्मक में प्रवृत्त होती है, क्रमबद्ध त्रुटि यहाँ पर कहलाती है। मतलब वो क्रमबद्ध मतलब या तो वो एक ही दिशा में जा रही, जैसे या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक होगी, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स पे हम सभी ने काम किया है ना, तो इसकी अगर त्रुटि है तो इसको क्या बोला जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। क्योंकि एक बार वो हुई है तो आप आगे तक जब तक वैल्यू करोगे तब तक वो एरर आपकी आती रहेगी, तो इसको बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। किसी मापन में अनियमित रूप से उत्पन्न होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि यहाँ पर कहा जाता है। चूंकि इस प्रकार की त्रुटि में स्रोत का ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ से और किस वजह से ये त्रुटि हुई है, इसीलिए इसको यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। जैसे टेम्परेचर में चेंजेस हो गया या प्रेशर में चेंजेस हो गया, तो किसी भी वजह से अगर ये त्रुटि होती है तो ये यादृच्छिक त्रुटि होती है ना। इस त्रुटि को कम करने के लिए आप एक ही प्रयोग को क्या करेंगे, बार बार करेंगे और उसका एवरेज निकाल कर आप वहाँ पर वैल्यू दे देते। जैसे हम लोग लैब वगैरह में करते थे ना, कि नहीं समझ में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, 5 से 6 बार हमने किया, फिर उसका एवरेज निकाल लिया कि हाँ एक एवरेज यही वैल्यू इसकी हो सकती है, तो वो होती है आपकी यादृच्छिक त्रुटि, जिसमें आपको रीज़न पता नहीं होता है कि किस वजह से जो है यहाँ पर एरर आ रही है, ठीक है। अब आता है निरपेक्ष त्रुटि। किसी मापी गई राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान में बीच का जो अंतर है उसे ही उसकी निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इसे डेल ए के द्वारा दर्शाया जाता है और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो एक उसका वास्तविक मान था और उसका जो प्रेक्षित मान है जो आपने ऑब्जर्व किया है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि आपको पता है कि वैल्यू ये आनी चाहिए, लेकिन उससे ना आते हुए थोड़ी सी जो डिफरेंट आई है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो चीज़ें क्या कहलाएगी, निरपेक्ष त्रुटि यहाँ पर कहलाएगी। डेल ए से इसको शो किया जाता है ना। जैसे आपको पता था कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना आना चाहिए, है ना, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपको हल्का सा चेंज दिख रहा है ना, तो वो जो त्रुटि है वो आपकी निरपेक्ष त्रुटि होगी। डेल ए से आप इसको प्रदर्शित करेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि
है ना। अब बार बार हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आई थिंक डेली आपको समझ में आ गया कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। जो आप वास्तविक वैल्यू जो है और उसमें जो डिफरेंस आए उन दोनों के बीच का अंतर आपका निरपेक्ष त्रुटि होता है। तो किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात, मतलब एक्चुअल वैल्यू इतनी आनी थी लेकिन डिफरेंस इतना आया है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसकी भिन्नात्मक त्रुटि कहा जाएगा, ठीक है। मतलब डेल ए डिवाइड बाय ए आपका भिन्नात्मक त्रुटि होगी, जिसका मान है निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाय वास्तविक मान। अब इसी से संबंधित प्रतिशत त्रुटि भी होती है। तो अब इसमें क्या करना है, जो आपने भिन्नात्मक त्रुटि निकाली उसमें केवल इंटू 100 कर देना है, तो जो वैल्यू है वो आपकी परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि को देख लीजिए। जब किसी प्रयोग में किसी राशि का मान आपको गलत प्राप्त होता है तो इसको प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, जब आप कोई प्रयोग करने गए और वहाँ पर यदि आपको जो वैल्यू है वो गलत मिली तो वो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रामाणिक मान, मतलब जो एक वैल्यू आनी चाहिए थी माइनस प्रायोगिक मान, जो वैल्यू आपकी आई, डिवाइड बाय प्रामाणिक मान, मतलब एक जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी और जो वैल्यू आई, उन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो प्रामाणिक मान था, इंटू 100 आप कर देंगे तो वो आपकी प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। अब मैं आपको डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसी बेसिस पर ये दोनों क्वेश्चन हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। परसेंटेज त्रुटि निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था जो निरपेक्ष मान होता है वो डेल ए होता है, ठीक है, और जो आप भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है डेल ए डिवाइड बाय ए, और परसेंटेज करना है तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही है, बस इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोगों को देखना है, ओके। और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। एग्जाम में आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 10 सेकंड में आप, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकंड से कम में भी आप इसका आंसर लेकर आ सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो आपने देखा कि जब आप त्रिज्या को, जब आप इसके रेडियस को मेज़र कर रहे थे तो 3% का एरर आया, ठीक है। कितने परसेंट का एरर आया यहाँ पर, 3% का एरर आया। और हमारे पास जो वैल्यू है वो है, या फॉर्मूला जो है वो है डेल ए डिवाइड बाय ए, मतलब जो भी एरर आई। और एरर कहाँ पर आई है, रेडियस के अंदर आई है, ठीक है। एरर कहाँ पर आई है, रेडियस के अंदर आई है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है, मतलब ये आर स्क्वायर में आर के अंदर एरर है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूँ, डेल आर डिवाइड बाय आर इंटू 100, और रेडियस का स्क्वायर है क्योंकि रेडियस में एरर आई है, मतलब इसका स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि ये हो गया 2, कितने टाइम है, डेल आर डिवाइड बाय आर इंटू 100। अभी 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐसा कैसे ही, डेल आर की वैल्यू कितनी है, कितने परसेंट है, ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है। 3% की त्रुटि है, मतलब भिन्नात्मक त्रुटि कितनी है, 3% की है, तो 2 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो टोटल 6% यहाँ पर आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितने परसेंट होगी, 6% की एरर होगी। परसेंटेज निकालना था तो परसेंटेज हमने निकाल दिया 6% की, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, 6% हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लॉजिकल है और इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, इसको आप एक ट्रिक से भी कर सकते थे। देखो 3% की एरर है ना, और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स, है ना, तो ये 2 इंटू 3 कर लो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भौतिक राशि P जिसकी 3 विमाएँ x, y और z है, और P की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। x, y, z में क्रमशः 1%, 2% और 3% की त्रुटियाँ हैं, तो P में ओवरऑल प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। P की वैल्यू आपको दे रखी है, ये है, ठीक है। चलो तो मैं डायरेक्टली ट्रिक, चलो एक काम करते, पूरा पहले थ्योरेटिकल सॉल्व कर लेते, फिर ट्रिक के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x की पावर स्क्वायर, y की क्यूब, और z जब ऊपर जाएगा तो -1 हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ये 2 है, ठीक है, तो मैंने इस 2 को आगे लिख दिया, डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस ये 3 है, इसका y का क्यूब है तो इस 3 को आगे लिख लो, डेल वाई डिवाइड बाय वाई, और ये माइनस है, -1
डेल जेड डिवाइड बाय जेड, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ तक बन गई, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 किया है ना। इसी में क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पर भी हमने ये वैल्यू लिखी थी उसमें इंटू 100 कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि कितने परसेंट की, एक्स में क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स में कितने परसेंट की एरर है, 1% की। तो एक्स में कितने परसेंट की एरर हो गई, 1% की। वाई में कितनी हो गई, 2% की। और जेड में कितनी हो गई, 3% की। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए 2 इंटू 1, ये 1% की एरर, प्लस 3 इंटू वाई, कितने परसेंट की एरर है यहाँ पर, 2% की। और माइनस जेड मीन्स माइनस जेड की वैल्यू 3। तो ये इतनी एरर होगी। बस इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि आपने देखा है कि निरपेक्ष त्रुटि ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हमेशा इसको हम लोग पॉजिटिव वे में कंसीडर करते हैं, हमेशा ये चीज़ें धनात्मक होती है। अभी हमने निरपेक्ष त्रुटि के अंदर इस वैल्यू को देखा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका 11% आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इन शॉर्ट में सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, x की पावर 2 है तो ये आपने 2 लिख दिया, और परसेंट एरर कितना है, 1 है, प्लस y में की पावर कितनी है, 3 है, मतलब y का क्यूब है 3 इंटू इसमें क्या कर दिया, 2 कर दिया, है ना। प्लस z क्या है, 1 है, इसके आगे कुछ है नहीं, 1 मान लिया। और इसमें कितनी एरर है, 3% की, है ना। तो 2 और 6, है ना, 6 और 2 8, और 3 कितने हो गए, 11। तो टोटल एरर कितनी आएगी, टोटल एरर आ जाएगी उस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर 11% की। तो p की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 11% हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। r² दे रखा था, अगर मान लो यहाँ पर r की पावर 5 भी होता, या फिर कोई भी एक वैल्यू होती जिसमें आपको दे रखा होता कि p की पावर 5 2p की पावर 5 है, इसमें आपको बताना है कि p की पावर 5 ही मान लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर 2% का एरर है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगा। ये 5 और ये 2 कितना हो गया, 10%। ऐसे ही r की पावर 7 है और 9% का एरर आ रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, डायरेक्टली 7 इंटू 9, 7 9 कितना होता है, 63 होता है। तो ये 63% की इसके अंदर एरर आ गई। ठीक है, तो बस इन शॉर्ट आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और होगा तो मैं आप सभी को ये क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा। बाकी ऐप पर ये PDF अवेलेबल है, और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।